पढ़ाते रहिए तो हम आपको खाली 1 साल तक इनोलेट ही पढ़ा सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा इनोलेट। ठीक है, तो आप सोचेंगे दूसरा टॉपिक ही नहीं स्टार्ट हुआ, तो इसलिए आप जितना इंपॉर्टेंस है उसका उसको लेके पूरा खत्म कर लीजिए। बाकी उसके डेप्थ में उतना उतरिए जितना आप आसानी से वापस आ सकते हैं। मतलब आपको समझ पढ़ लिया बहुत सारा, मान लीजिए आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, आप 5th लिख लीजिए। मुझे इसके साथ मैं इलेक्ट्रोफाइल भी दे दे रहा हूं आपको। अभी तक मैंने इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखा था, आप इलेक्ट्रोफाइल ले लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दीजिएगा कार्बन पे। मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा कि हर जगह कार्बन से ही आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। ठीक है, सवाल नोट कर लीजिए प्लीज, सब जगह नोट कर लीजिए। मैंने इलेक्ट्रोफाइल नहीं जोड़ा ना इसमें कहीं भी, क्योंकि मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में नहीं बताना चाहता था। अभी मैं आपको सिर्फ इनोलेट के बारे में और एक्सटेंडेड इनोलेट के बारे में बताना चाहता था। छोटे छोटे ही पुट करता हूं। LDA, HF, CH2I, NO2, A। फिर इसके बाद LDA, THF और NBUBR B। और सवाल ले लीजिए 9। THF, MEI, इतना ही बहुत है। ये ऊपर भी एक आ जाएगा वैसे, नौ 9th। बेटा देखिए, ये चीज़ें तो कभी भी आप कंसीडर ही मत करिए। मेरे को सवाल कराना सबसे अच्छा लगता है, मतलब मुझे जितने आप क्वेश्चंस करा लीजिए उतना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे याद है सब कुछ। आमतौर पे आपने देखा होगा कि पहले क्वेश्चन तो एटलीस्ट कम से कम कॉपी पे देखते ही है, कम से कम लिखा हुआ क्या लिख के आए हैं, 30-35 सवाल लिख के लाते हैं, वो करवाते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँ, आप बोलिए सर क्वेश्चन कराइए, पढ़ाइए मत कुछ भी, तो मैं आपको 6 महीने 7 महीने लगातार आपका चलता रहेगा, क्वेश्चन ही होता रहेगा रोज। इतना मुझे याद है क्वेश्चन खाली। तो ये जो मेरा दिमाग है उसमें से भरा पड़ा है, समझ रहे हैं। और बटन दबाना है मुझे खाली, इधर से उधर से निकलने लगता है। थोड़ा सा मैं जरूर थोड़ा सा कुछ अपडेट करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो उसमें देख के आता हूँ कुछ चीज़ों को थोड़ा और, अब ताकि बढ़िया हो, कुछ भी छूटे ना।
अदरवाइज क्वेश्चन की आपको चिंता नहीं करनी, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। जैसे बहुत लोगों के माइंड में आता है सर हमने असाइनमेंट सर, अरे तुम्हें असाइनमेंट के लिए तुम बोलोगे तो हम तुमको दे देंगे, ठीक है, कोई चिंता ना करें असाइनमेंट की। पहले आप यहाँ क्वेश्चन करो जितना मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ बहुत सारे कराता हूँ क्वेश्चन। फिर जब आप उसके लिए फुलफिल्ड हो जाओगे तब तो अपग्रेड करूंगा आपको, तब फिर आपको बुक पे लाऊंगा, कोई बड़ा सवाल कराऊंगा। ये नहीं कर पाओगे तो फिर आप बड़ा वाला सवाल क्या कैसे कर पाओगे। ये वाला नोट कर लो भाई, एक सवाल इसमें वाला लिया है PH3C माइनस K प्लस, ओके। इसके साथ ऐड किया है मैंने Br2, ठीक है, Br2 ऐड किया है। Br2 नहीं ऐड करूंगा मैं, एक इलेक्ट्रोफाइल लूंगा CnBr, साइनोजन ब्रोमाइड या ब्रोमोसाइजन साइनोजन जो भी आप बोलिए। ये CnBr जो है इसका नाम होता है, एक रिएजेंट है ये आपका, कौन सा कोरे, सब में कोरे ही लगा दोगे, जहां मिले कोरे लगा दोगे। ये है आपका 1 ब्रुयान रिएजेंट। और इसका एक नाम होता है लेकिन मेन नाम यही है, अभी को गाइड है इसका। ए लगा दीजिए इसमें प्लीज। और ए पे मेरा एक और है सवाल, आगे मैंने इसको रीड किया है, दोबारा बेस लगाया मैंने LDA THF और मैंने इस पे आगे अप्लाई किया है। ये ऐड किया है इसमें, ये एक रिंग ऐड करिए, ओके। समझ रहे हैं मेरी बात को, LDA THF और ऑब्लिक करके ये रिंग लगाइए, और फिर हमारा आंसर क्या मिलेगा इसमें, B। तो B बहुत लोग तो देखते ही जोड़ना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग तो देखते ही जोड़ना छोड़िए, आप उसको छोड़ देते हैं। CnBr में कौन जुड़ेगा बताइए, CnBr में से जुड़ेगा हैं? नहीं है, सही है आप, Br कभी नहीं जुड़ता है, ये तो कह दीजिए ना। हमारे पापा जी का घर थोड़ी ना है कि हमारे मर्जी से चलेगा सब कुछ, है कहीं कुछ हो जाए कहीं कुछ हो जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ नियम से चलता है, ये है कि आदमी को पता हो या ना पता हो एक अलग बात है। और ये भी बात सही है कि अगर ऑर्गेनिक अगर आपने नियम से पढ़ी तब तो ठीक है, नहीं पढ़ी अगर नियम से तो जहर है, खाते चले जाइए आपको पता चल जाएगा। खाएंगे आप पूरा लेकिन निकाल कुछ नहीं पाएंगे आप, ठीक है, वो जहर आपके अंदर जाके बैठ जाएगा, आपको परेशान करता है। ऑर्गेनिक जो है बहुत सिस्टमेटिक पढ़िए, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान करे यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन जरूर कुछ ना कुछ होगा। आपने देखा होगा हमेशा अक्सर लोग लिखवा रहते हैं इट इज एक्सेप्शनल केस, हाँ ये गलत है, कुछ नहीं होता ऐसा, एक्सेप्शनल कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में जरूर होता है एक्सेप्शनल, क्योंकि जहां आपको कुछ पता ना रहे क्या मतलब होता है, एक ही चीज लिखवा सकते हैं इट इज एक्सेप्शनल केस, और मान लीजिए कुछ ना पता चले तो इट इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, समझ गया। तो ये जो चीज है स्टेटमेंट जो आप रखते आए हैं ये गलत है बिल्कुल, इसको आप अवॉइड करें, ठीक है। कर लेंगे आप इस सवालों को, मगर आप इनोलेट बना दीजिएगा सबका, ठीक है। देखो sp3 पे है एस्टर, sp3 पे है एक हाइड्रोजन, सबका sp3 मार्क करिए, sp2 मार्क करिए, या गामा अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन बेस मिलाइए, इनोलेट बनाइए। एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी आप ये देख रहे हैं सारे, इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल है सबको कार्बन पे जोड़िएगा। किस पे जोड़ेगा? कार्बन पे। आप ऑक्सीजन पे मत जोड़िएगा, कार्बन पे माइनस चार्ज जाएगा ना, तो कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल को जोड़िएगा। कल आपको जोड़ना सिखाया था मैंने आपको, जोड़ने का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे आपको इधर कहां मिलेगा, इसमें है कुछ नहीं है ना, इस पे है डी है, एच भी ले सकते हैं डी भी ले सकते हैं। डी को हटाइए, डी को हटाइए, कार्बन है डीलोकलाइज करिए, इनोलेट। या अगर आप डायरेक्ट सवाल करना चाहते हैं तो डी को हटाइए और इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल पीटी जोड़ दीजिए, यानी डी हटाइए पीटी जोड़ दीजिए, दैट विल बी द आंसर। तो चाहे आप डायरेक्ट आंसर निकालिए, चाहे इनोलेट बना के अटैक करते हुए आंसर निकालिए, ये आपकी चॉइस है। बस ये है कि मुझे इसमें आपको आंसर बताना है, आपको क्या आंसर बनेगा। तो इसमें एक चीज लिख लीजिए कि इन सब में कार्बन न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हुए रिएक्शन कराइएगा, ठीक है। सब सारे सवालों में 5वें 6वें 7वें जितने सवाल है सब में आपको कार्बन न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हुए सवाल करना है। अब मैं आपको सवाल बता देता हूं, देखिए सवाल देख लीजिए कायदे से बेटा, एक चीज थोड़ा देख लीजिए, इसमें कुछ चीजें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं
इसमें एक लिखा हुआ है आपका बीएन लिखा हुआ है कहीं, ये इसको बीआर तो नहीं लिख लिए हैं, हाँ ये बीएन है। बीएन का मतलब CH2PH बेंजाइल ग्रुप, ये बीआर मत लिखिएगा, ये बीएन है। बीएन मतलब बेंजाइल ग्रुप CH2PH। हो गया ना, नोट कर लिया बेटा। हमको पता था कि इसको नहीं पता होगा, इसको बीआर लिखता है, बीआर मतलब बेंजाइल, बीआर ना दो भाई, इसको कर लीजिएगा इसको। पिन पॉइंट पे पढ़िए, पिन पॉइंट पे इसको रखिए हमेशा। ये है भाई चैप्टर, पहला चैप्टर है एरोथर्मल फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इससे मुझे लेना देना नहीं है कुछ भी, हाँ तो फालतू चीजों में फोकस नहीं करता कभी जी। भी लिखा हुआ है कुछ इसमें, और ये लिखा हुआ है जैसे आप देख लीजिए, ये इसको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। कोई समस्या नहीं है, ये वाला चाहे ऐसे देख लीजिए, चाहे ऐसे देख लीजिए, कोई समस्या नहीं, जिसका मन हो आप वो सवाल देख लीजिए। ठीक, थोड़ा मैं बिल्कुल ज़्यादा उन पे फोकस नहीं करूँगा कि बहुत एलाबोरेट कर रहा हूँ, टू द पॉइंट चलूँगा, टू द पॉइंट मार्क करिएगा सबको। अब देखिए, नहीं ऐसे लिखा है तो इस तरह दिख रहा है, वो SO2Me है, हमने ऐसे लिख दिए। अब देखिएगा थोड़ा रटने वाला ढूंढता है क्या है, वो तो मिले हमारा पढ़ा हुआ, ये है तो लिविंग ग्रुप है, ना ये तो लिविंग ग्रुप नहीं है, समझिएगा मेरी बात। उसके हिसाब से अगर MS लिखा हुआ है तब तो ये OMS है, और उसने OTS जैसा OMS भी पढ़ रखा है, तो मतलब ये लिविंग ग्रुप है। और अगर SO2Me लिख दिया तो लिविंग ग्रुप नहीं, क्योंकि उसको याद नहीं है। ठीक है, उसको याद नहीं है, उसके डाटा में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आप समझे कि ये लिविंग ग्रुप कैसे है और क्यों है, इसको बहुत क्लियर बताएगा। इसको मैं यूं तोड़ रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ ना, तोड़ रहा हूँ तो क्या निकल रहा है, O- SO, ये तो निकलेगा। ऐसे तोड़ोगे इसको तो ये तो निकलेगा। लिविंग ग्रुप जानते हैं क्या होता है? लिविंग ग्रुप का मतलब ऐसी स्पीसीज जिसको तोड़ने के बाद जो बने या जो निकले वो स्टेबल। अब अगर ये टूट रहा है तो ये स्टेबल क्यों हो रहा है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, क्योंकि O- will can delocalize to S डबल बॉन्ड O and S डबल बॉन्ड। ठीक, इसका मतलब स्टेबल है। तो अगर मैं इसको बोलूं ऐसे तो भी ये लिविंग ग्रुप है, इस तरह से भी दिखाऊं तो भी ये लिविंग ग्रुप, तो मतलब लिविंग ग्रुप है आपका ये। और इससे जुड़ा हुआ ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यहां दिखा लीजिए पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए ध्यान से, ये CH2COAT ट्वाइस लिखा हुआ है, ये क्या भैया, इसको ऐसे दिखा दीजिए थोड़ा सा, बताइए क्या है ये हैं? हाँ आपको पता है, बोलेगा मेलोनेट है वैसे तो ये, वो सब हमको नहीं जानना है, आपको रटे वटे हैं अपने पास धरे गई है। एक्टिवेटेड मिथाइलिन है कि नहीं ये बताइए मुझे, है ना? एक्टिवेटेड जानते हैं क्यों है? क्योंकि इस एस्टर के साथ भी ये अल्फा है और इस एस्टर के साथ भी ये अल्फा है, तो एक्टिवेटेड हो गया है। ठीक, और इसका हाइड्रोजन क्या है, इनोलाइजेबल है, मतलब कि एसिडिक है। तो देखिए ये ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप हो गया, इसके लिए अल्फा हो गया, sp3 हो गया, हाइड्रोजन, सारी चीज आ गई। मतलब ऐसा ग्रुप जो -R वाला होना चाहिए, sp3 पे होना चाहिए, इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये रहा बेस, सीजर फ्लोराइड यहाँ बेस की तरह इस्तेमाल किया गया है। ठीक,
अब सीजियम फ्लोराइड यहाँ बेस की तरह इस्तेमाल किया गया है, ये थोड़ा सा इसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। आप सीजियम फ्लोराइड में सीजियम और F माइनस दो हैं, सीजियम प्लस है F माइनस, ठीक है। आपने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी पढ़ी है? हार्ड एसिड और हार्ड बेस या सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस एक चीज होती है, ठीक है। वो चलिए इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, उसका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं, लेकिन छोटी सी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ये पढ़ते होंगे, आपने शायद बड़ा अच्छी तरीके से ये टेस्ट भी किया होगा, AgCl और AgI। ये आपने सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट किया होगा IBr और Cl के लिए, बहुत पहले पढ़ा होगा आपने कि सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं तो Cl होता था AgCl बनता है, और Br होता था AgBr बनता है, और I होता था AgI बनता है। और एक ये भी पढ़ा होगा आपने बात कि I के साथ प्रेसिपिटेशन बहुत जल्दी होता है और Cl के साथ प्रेसिपिटेशन बहुत देर से होता है। इसका बहुत बड़ा रीजन होता है सॉफ्ट एसिड और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। एक्चुअली जो Ag प्लस है बेटा वो क्या है? सॉफ्ट। और Cl माइनस क्या है? हार्ड। Ag क्या है? सॉफ्ट। और I क्या है? यानी अगर सॉफ्ट को सॉफ्ट के साथ रखोगे स्टेबल बॉन्ड बनेगा, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर सॉफ्ट को हार्ड के साथ रखोगे या हार्ड को सॉफ्ट के साथ रखोगे तो अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, आयनिक नेचर ज्यादा होता है उसका, या कोवेलेंट नेचर कम होता है और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये एक थ्योरी है, वो छोड़ दीजिए उसको, उससे मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो AgCl इसलिए स्लो प्रेसिपिटेशन देता है क्योंकि AgCl की स्टेबिलिटी AgI से कम होती है। वैसे ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन सीजियम फ्लोराइड के साथ भी कुछ ऐसा है। सीजियम क्या है? सॉफ्ट है, और F माइनस क्या है? हार्ड है। इसी वजह से इसका आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और F माइनस का आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी, इसीलिए सीजियम फ्लोराइड यहाँ बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई आपसे कभी पूछ ले इस बात को, वैसे तो मैं आपको चाहता तो ना बताता इस बात को, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं सीधे बोल देता बेस, लेकिन अगर आप मेरे से ही पूछते हो कि ये कैसे बेस है, तो उसका रीजन है सीजियम और F के बीच में आयनिक कैरेक्टर। सीजियम सॉफ्ट है, साइज में बड़ा है, F माइनस साइज में छोटा है, दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? इसीलिए सीजियम फ्लोराइड को यहाँ पे बेस की तरह दिया गया है। और आपसे ये पूछ ले कोई कि AgI और AgCl में ये बात कैसे होती है? AgI फास्ट प्रेसिपिटेशन क्यों देता है? क्योंकि AgI स्टेबल। चलिए अब चला छोड़ लीजिए सारा बेस, ठीक है। ये सब मैं लिखाऊंगा नहीं आपको क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इससे मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं आपको बस इतना बताना चाहता था कि ये कैसे बेस है। तो बेस इस तरीके से है क्योंकि ये साइज में बड़ा है और ये साइज में छोटा है, तो दोनों के बीच में आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बेस है। चलिए तो ये बेस हो गया आपका। अब देखो जोड़ लो, हमने आपको बताया था, सब क्लियर है? ये बेस है, इसके साथ प्रोटॉन एसिडिक है, इनोलेट बनेगा यानी कार्बन न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन से इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा और OMS निकल जाएगा। और आपने SN2 पढ़ा होगा यार, SN2 इन्वर्जन, ये अटैक मारोगे तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में लिविंग ग्रुप होगा उसके अपोजिट से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये ब्रोकन है तो सॉलिड में आके जुड़ जाएगा। तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे, ठीक। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। F माइनस बना लीजिए, CH माइनस COOET, थोड़ा इस पे बेटा ये वर्ड है, SN2 तो बड़े है ना, सिंपल बात। हाँ अगर किसी दिखे SN2 भी नहीं आता ना तो उसको भी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि SN2 SN1 एक ऐसी चीज है, कम से कम यार ये तो NCERT की बुक में भी लिखा हुआ है कि SN2 का मतलब इन्वर्जन होता है, बॉन्डेड इन्वर्जन, कि अगर सॉलिड है ब्रोकन साइड से अटैक होगा और ब्रोकन है तो सॉलिड साइड से अटैक होगा। पर फिर भी ये भी चीज मैं आपको मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा, बट मेरा कंसिडरेशन उससे नहीं है, मेरा इनोलेट बताना से आपको था कि हाँ इनोलेट आपको समझ में आ रहा है क्या? आगे समझ बेटा, इनोलेट आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी पढ़ना है? नहीं करता है ना, तो ठीक है। साइज तो पता है आपको, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, तो क्लियर हो रहा है ना, बस उससे समझिए, ठीक। आयनिक कैरेक्टर समझ में आ गया ना? बना इसके नीचे वाला सारे सवाल कर लीजिए, सारे सवाल जो उसमें लिखे हुए हैं
मैं चाहता हूं कि आप कर लीजिए इसमें से। नीचे वाले में कौन सा बेस है बेटा? हाँ देखो बेटा सुनो, तो जानते हो, सुनो होता क्या है कि जब बेस हमारा जाना पहचाना हो जाता तो आदमी कर लेता है। ये बेस जाना पहचाना नहीं, सीजे हो रहा है। अब आदमी इसको ले लिया, समझ में नहीं आ रहा उसको कि बेस है, तो कर वहीं पे चीजें हो जाएगी और फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसको लिख लेना, ये बेस है, will act as a base, react as a base। नीचे वाला भी बिल्कुल वैसे ही है बेटा, इसमें भी कोई अलग नहीं है, सेम ही सबस्ट्रेट है, बेस बदल दिया है। ठीक, इसमें दो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक तो ये है ना, ये वाला बनाया, देखिए दिस वन। ऐसे लिखा है, इसको क्या बोलोगे भैया? डायरेक्ट SN, मतलब डायरेक्ट जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप पुश कर दे रहा है। ऊपर वाला पहले लिख लीजिए, मैं इसको हटा दूं, उसको फिर ऊपर ही जगह मुझे लिखिए। ये सॉलिड प्रोटीन पढ़ा है आपने? ये सॉलिड प्रोटीन है, लेकिन सर आयनिक बेस पे जो आप ये AgCl और AgCl बताए थे वो मुझे समझ में आ रहा है। हाँ वो समझ में तभी आएगा जब आपको, आप आयनिक कैरेक्टर से समझिए उसको, मैं उससे समझ, बस वैसे समझिए, बाकी और छोड़िए। पढ़ा होना चाहिए उसके लिए आपको, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आएगा। बता दो क्या कुछ पढ़ा है ना? सर इसमें मेजर माइनर बता रहा बेटा, बता, डोंट वरी, सब बताओ। सवाल अगर लिखा है और दो चीजें दिख रही है तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, भले उसको बाद में उसको और अच्छे से पढ़ा दूं। इसको देखिए, रुकिए, इसमें भी वही सबस्ट्रेट है, बेस अलग है उसका, इनोलेट कार्बन आयन तो सेम होगा, इनोलेट भी सेम होगा। ये अटैक समझ में आ रहा? ठीक, एक दूसरा अटैक देख लीजिए। इन दोनों को अलग अलग लिखिएगा, ये लिखिएगा पहला, ये लिखिएगा दूसरा। इसका भी आंसर आप लोग खुद ही देंगे, ठीक है? देखो ये बताओ, पॉजिटिव अगर यहां है तो पॉजिटिव यहां भी तो है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन इस डबल बॉन्ड के साथ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड पे भी जा सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये यहां अटैक करूं, फिर इसको इधर शिफ्ट करूं और इसको इधर निकालूं, ठीक? इसको क्या बोलोगे? नहीं, मैकेनिज्म से मत छोड़िए, इसको बोलोगे ना आप कंजुगेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कंजुगेटेड समझ रहे हो ना, कि लीविंग ग्रुप के कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पे अटैक हो रहा है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है और कंजुगेशन में तब लीविंग ग्रुप निकल रहा है। इसको क्या बोलोगे आप? कंजुगेटेड SN2 या कंजुगेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको शॉर्ट में SN2 प्राइम बोलते हैं, मतलब कि दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए इसको डायरेक्ट SN2 बोलते हैं और उसको SN2 प्राइम। इसको लिख लीजिए आप, मैं समझाता हूं, लिखिए। या तो फिर SN2, प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल बोल दो। अब आप मेजर माइनर पूछ रहे हैं, खुद ही बताइए मुझे मेजर। ये कार्बन सेकेंडरी है कि प्राइमरी? सेकेंडरी। और ये वाला कार्बन प्राइमरी। प्राइमरी के सेकेंडरी समझते हैं ना यार?
डायरेक्ट एक कार्बन जोड़े तो प्राइमरी, दो कार्बन जोड़े तो सेकेंडरी। ठीक है, अब आप बताइए, आप खुद बताइए, आपने SN2 में ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है कि जहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होता है वहाँ SN2 का रेट कम होता है, और जहाँ हिंड्रेंस कम होता है वहाँ पे SN2 का रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा उसी स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल रहा होगा। तो ऐसे केस में जहां हिंड्रेंस ज्यादा होता है वहां पे SN2 का रेट कम हो जाता है, और जहां पे हिंड्रेंस कम होता है वहां SN2 का रेट बढ़ जाता है। तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा फिगर होगा? ये वाला। ठीक है, वैसे इसमें कुछ लिखा नहीं है, फिर भी आप अगर पूछते हैं तो अब नोट कर लीजिए, आपको दोबारा बता। अरे SN2 तो जानते होंगे यार, SN2 नहीं जानते तो यार बताइए क्या जानते हैं? काइनेटिक ओनेटिक हम टर्म ही ना बोले, जो हम नहीं बोले उसको हम जानते ही नहीं। काइनेटिक थर्मोडायनामिक हम टर्म ही नहीं जानते कुछ, हमारा सिर्फ एक ही टर्म है SN2 और कंजुगेटेड SN2, वो हम समझा दे रहे हैं आपको। डायरेक्ट SN2 और कंजुगेटेड SN2 बताइए। उसी को कंजुगेटेड SN2 बोलते हैं। हाँ, तो मतलब हमेशा इसी से मेजर बनेगा, यही तरीका होता है मेजर बनाने का। बिल्कुल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। रुक जाइए, मैं तुम्हारा बता देता हूँ, लिख लिया आपने पूरा? अब मेरे बात फोकस कर लीजिए एक बार। ये समझ में आ रहा है आपको? अब बोलते जाइएगा जहाँ समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? CH2 के साथ CO18 ट्वाइस, बेस समझ में आ रहा है आपको? एसिडिक हाइड्रोजन समझ में आ रहा है? कार्बन आयन समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब देखिए एक्चुअली ये यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप तो है लेकिन उसके साथ डबल बॉन्ड भी है कंजुगेट। तो अगर कहीं पे कोई ऐसा लिविंग ग्रुप हो कार्बन पे, या ऐसा कोई कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो जिसके साथ कंजुगेशन में डबल बॉन्ड हो सिंपल, वहां पे दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि जो न्यूक्लियोफाइल बना है आपका, न्यूक्लियोफाइल है ना आपका, ये जाए जहां पे लिविंग ग्रुप जुड़ा है डायरेक्ट वहीं पे अटैक करे और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे। और दूसरा तरीका होता है कि या तो फिर वो पहले कंजुगेशन के डबल बॉन्ड पे अटैक करे और डबल बॉन्ड को शिफ्ट करे आगे और फिर लिविंग ग्रुप को निकाले। तो उसको बोलते हैं, इसमें कंजुगेशन की मदद से वो लिविंग ग्रुप को निकालता है, उसको बोलते हैं कंजुगेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर या कंजुगेटेड SN2, उसको शॉर्ट में SN2 प्राइम बोलते हैं। और जहां पे वो डायरेक्ट जाता है, जहां पे लिविंग ग्रुप है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट SN2 या सिंपल SN2। ठीक, अब इसका दोनों में मेजर और माइनर का डिसीजन करा जाता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि इस कार्बन पे हिंड्रेंस ज्यादा है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इसको एक बार सुनिएगा फिर लिखिएगा इन चीजों में, लिखा दूंगा बोला जाएगा। अभी तो मैं सब आपको पढ़ा रहा हूं, बेसिकली सवाल आया इसलिए करा रहा हूं। अगर आपको लगता है A पे हिंड्रेंस ज्यादा है, ठीक, तो फिर आप C वाला प्रोडक्ट बनाइए, वो मेजर होगा। और आपको लगता है कि C पे हिंड्रेंस ज्यादा है, तो फिर A वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। इसका रीजन बहुत क्लियर है यार, इसमें कोई आपको आप दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म से बनने वाला इंटरमीडिएट। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो और उसी स्टेट में लिविंग ग्रुप निकल रहा हो तो एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में सबसे बड़ा फर्क पड़ता है हिंड्रेंस का, मतलब हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम SN2 में जो रेट बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो होता है प्राइमरी CH3 इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। तो इसीलिए मैंने यहां पे मेजर बनाया है यहां पे C वाले को, क्योंकि C वाले पर प्राइमरी है और A वाले पे सेकेंडरी है। और KC और रही TC की बात, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात होती है, इसमें सब चीजों को बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें होता ही नहीं है सब चीजें। इसमें सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल की जाती है, SN2 मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को, यानी ट्रांजिशन स्टेट को। बस समझ रहे हैं? लिखना चाहेंगे आप इसको? लिख लीजिए। बताना चाहो तो मैं वैसे भी बता दूं आपको, लेकिन आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं होता। एक और क्वेश्चन था, बताइए। सर ये प्रोडक्ट बन गया, हाँ सर यहाँ पे जो एस्टर के जस्ट बगल में प्रोटॉन है, हाँ बिल्कुल, वो तो और ज्यादा एसिडिक हो गया, हाँ बिल्कुल, तो सर फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, अगर आगे दोबारा बेस ले लेते। बेस तो सर एक्सेस नहीं होगा ना? नहीं ना, कहाँ एसिडिक हो गया इसमें बता रहा, ये बोल रहा है ये वाला एसिडिक हो गया, ये वाला है, ये वाला कार्बन के पास सर एक निकल गया, एक बचा, एक और। हाँ कहाँ एसिडिक हो गया, बता कैसे एसिडिक हो गया? तो दो सर एस्टर लगा, अगर निकलेगा तो सर कंजुगेशन में तो है वो। ये एस्टर के साथ ये CH जो है वो तो पहले भी कंजुगेशन में था, अब भी कंजुगेशन में।
बना के देखो कहाँ कंजुगेशन है। पहले 2 प्रोटॉन है, हाँ चलो। एक निकला, एक के साथ बना दिया, हाँ दूसरा वाला प्रोटॉन नहीं निकलेगा सर। अभी अब वो तो और ज्यादा एसिडिक हो गया ना। दिखाओ कहाँ एसिडिक हो गया, हम भी देखें। ये बात बढ़िया होती है, देखिए एसिडिटी की बात करिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी आपको समझाने में मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलो बताओ कहाँ एसिडिक हो गया। हम भी तो देख लें इसकी एसिडिटी कहाँ से बढ़ा दिया तुमने, कौन सा इफेक्ट लगा के बढ़ाया, बताओ इसकी एसिडिटी। नहीं बेटा ऐसे नहीं देखा जाता, इसका कहाँ कंजुगेशन इसके अलावा बन रहा है, बताओ इसके साथ आ रहा है कंजुगेशन। अगर प्रोटॉन बाद में और एसिडिक हो जाए तो तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, आगे दोबारा प्रोटॉन निकल सकता है, लेकिन यहाँ प्रोटॉन की एसिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले जितना एसिडिक था बाद में उतना एसिडिक है, ये सिर्फ डिपेंड करता है बेस से। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे कि आपको ये सब समझ में आया कि नहीं, जो होता है मैंने आपको समझ में आया, ये वाला समझ में आया आपको? आपको जहां जहां समझ में आ गया बताइए, क्योंकि जो चीज आपने SN2 या SN2 प्राइम की नहीं पढ़ी है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, ये तो मैं सवाल था इसलिए आपको बता रहा हूं खाली। ये समझ में आ गया आपके? ये डायरेक्ट और कंजुगेशन समझ में आ गया आपके? नहीं, मैंने आपको ये क्लियर किया कि इस कार्बेनाइल की 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ भी अटैक कर सकता है। इस पॉसिबिलिटी में ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस पॉसिबिलिटी में ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसमें मेजर और माइनर का इन्होंने पूछा, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे कि जहाँ हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे प्रोडक्ट माइनर बनेगा, जहाँ हिंड्रेंस कम होगा वहां प्रोडक्ट मेजर। आप पूछोगे कि सर इसको आप कॉन्जुगेटेड SN2 क्यों बोल रहे हो, तो इसका भी रीजन है कि जब आप इस डबल बॉन्ड पर अटैक कराओगे, डबल बॉन्ड को कंजुगेशन में शिफ्ट करोगे तभी लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो इसको आप कंजुगेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें तो इंटरमीडिएट नहीं, इसमें इन दोनों में इंटरमीडिएट बनता है ट्रांजिशन स्टेट, जिसको मैं दिखा नहीं रहा हूं। ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखा रहा हूं, केवल ये बता रहा हूं कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो आपने पहले पढ़ा होगा इसलिए नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। बाकी अभी मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, इसलिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको सवाल करवा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बाकी लिखवाने के लिए मैंने बता दिया। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, फॉर द रेट ऑफ SN2 और SN2 डैश क्या होता है भैया, CH3 is greater than primary is greater than secondary is greater than ठीक है भाई। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बढ़ा दो ना भाई, आ गया समझ में ना भाई। बाकी और जो चीजें हैं वो आपके मैकेनिज्म आएगी तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन ये है बहरहाल इनोलेट समझ में आना चाहिए, यहाँ मेन चीज इनोलेट है, इनोलेट समझ में आना चाहिए और वो कैसे अटैक कर रहा है और कहाँ जाके जुड़ रहा है वो समझ में आना चाहिए। बाकी अभी आप इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा और बढ़िया समझ में आ जाएगा। बढ़ा दो बेटा। यार मुझे तो जहां तक लगता है, जहां तक मैंने एनसीईआरटी की बुक देखी है, मुझे लगता है SN2 एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है SN2 SN1, और ये रेट की बात तो SN2 SN1 में एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। तो ये अगर आपको नहीं आता तो वहां से जाके क्लियर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर इंतजार करिए, आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब इतना बेसिक तो आना चाहिए। एक सवाल है यार, देखिए ये तो चलिए इनोलेट का सवाल है, एक सवाल और है, थोड़ा देखिएगा। मुझे बताइएगा सवाल, क्वेश्चन नंबर है ये, जी बिल्कुल ये लिथियम लिक्विड अमोनिया है, ये क्वेश्चन नंबर 108 हिंदी में लिखा हुआ है, वैसे इंग्लिश वाला भी है लेकिन ये वाला प्लीज नोट कर लीजिए सवाल। क्वेश्चन नंबर 108
दो सवाल होंगे, मैं दोनों दिखाऊंगा आपको, दोनों बताइएगा मुझे। एक ये है और एक दिसंबर 2014 में। ये सवाल आपका है जून 2015। CSIR कहाँ है सवाल है? क्वेश्चन नंबर है 108। बताइए इसमें क्या पूछ रहा है पता है आपको? इसमें पूछ रहा है कि क्या लोगे कि ये बन जाए पहला वाला, और NH2 क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ जब NH2 लोगे तो क्या बनेगा बी, ये पूछ रहा है। दो नंबर के होते हैं, आप ये समझ लीजिए 2 नंबर इसके लिए और 2 नंबर इसके लिए, 4 नंबर का सवाल। ठीक, चलिए बताइए। इसको इनोलेट से जोड़िए बेटा, है ना? अब बताइए कितना समय लगेगा आपको सवाल करने में? करेंगे भी कि नहीं करेंगे भी डिपेंड करता है कि ये सवाल कहां से है, किस जगह से है। आप बोलेंगे इनोलेट से, हेट्रोसाइक्लिक से भी तो है सवाल। हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन रही है, देखिए बाद में हेट्रोसाइक्लिक है। अब चाहे कितना भी पढ़ लीजिए। सर पहले वाला ये पहला वाला क्यों होगा? इसलिए आप पढ़े हैं, इसलिए नहीं वही बात है। रीजन बताइए, रीजन बताइए। रीजन से समझ में आता है, इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने किया है, इसलिए ऐसा है। बेस है ना वो। हाँ, कैसे पता चला बेस लेना है? सब लोग पूछेगा। रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको वहां से उठाना जहां से आपको सवाल को क्रैक किया जाता है। पेपर में जब हम बैठे होते हैं तो हमारे अगल बगल कोई नहीं होता है, हमारे पास केवल हमारा दिमाग होता है। हम कैसे उस सवाल को सोच रहे हैं, हम उस सवाल को कैसे लिंक कर रहे हैं अपने माइंड में, वो इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि आपने सीधे देखते हुए समझ लिया कि यहाँ पे बेस का जरूरत है या कुछ और करेंगे आप। हम आपको बताते हैं, देखिए बनेंगे ना। इनोलेट भी छोड़िए, इनोलेट क्या समझ में आएगा? इसमें कहाँ लिखा इनोलेट? ना बेस निकाल के। सर ये अच्छा एक बात बताइए, आदमी पहले सवाल को ढंग से पढ़ता है कि पहले ऑप्शन सही से ढंग से देखता है? बताइए। अगर आप पहले ऑप्शन ढंग से देखते हैं, पहले बाद में सवाल पढ़ते हैं, तो गलत तरीका, सही करिए उसको। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊंगा A to Z क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर किसी से बोलूं ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको। मैं बोलूं इसमें क्या हुआ है, ठीक, तो ये बेटा केमिस्ट्री छोड़िए, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाला भी है, जो बिल्कुल गंवार है, वो भी बता देगा कि भैया ये नहीं दिख रहा था, ये है। रीजनिंग लगाइए, रीजनिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो लगा के बताइए, तो बताइए यही तो अलग से है, और क्या है अलग से? तो पहले से था CO, पहले से था COET, पहले से था, है? अब हाँ किसी को उसको ये नहीं पता हो कि यहाँ 3 हाइड्रोजन भी होता है, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री वाला ही जानता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और अगर एक वैलेंसी CO के द्वारा फुलफिल हो रही है तो 3 H है। इसका मतलब कि 2 H और बचा है। अब आप पूछिए तो वो बताएगा, जानता क्या आपको? किसी से पूछिए, ये लिख के पूछिए तो कहेगा भैया एक ये नहीं दिख रहा है इसमें, और ये आ गया कुछ। उसको नहीं पता इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसको नहीं पता कि H क्या होता है, उसके लिए तो ये ABCD वाला H है, आपके लिए हाइड्रोजन है। तो आप बताइए, क्या ये देख के समझ में नहीं आ रहा है कि हाइड्रोजन हटाकर किसको जोड़ा गया है? और आप खुद बताइए, किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्राइल -R ग्रुप के बगल में जब हाइड्रोजन को हटाना होता है तो वो हमेशा H+ की तरह हटाया जाता है, और H+ की तरह हटाया जाता है तो बनता है कार्बन आयन, और उसी कार्बन आयन को आप बोलते हैं इनोलेट। सही है ना बात? और इनोलेट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने अभी आपको लिखवाई कि बेस लो। बोली 2 बेस LiHMDS, ध्यान सुनिएगा बिल्कुल, एक भी कहीं भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बात, एक भी जगह कहीं आप इधर उधर मत करिएगा। NBULI। अब आपके इस टेबल में आपको मिलेगा कि NBULI न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है और LiHMDS नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, ठीक है? अब आप बताइए, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस ज्यादा बढ़िया बेस हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक बेस ज्यादा बढ़िया? नॉन न्यूक्लियोफिलिक हुआ ना, लीजिए कट गया। क्योंकि जब हमें पता है कि हमें हाइड्रोजन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, तो मतलब हमें बेस चाहिए, तो हमें बढ़िया बेस चाहिए। हमारे हिसाब से ये बढ़िया बेस नहीं है, इसलिए कट गए। कोई रोक नहीं सकता आपको ऐसा करने से। अब आप बताइए कि ये सब जगह आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कि जब इनोलेट बनता है या कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल बनता है, कार्बन में -चार्ज आता है तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है,
और न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करता है? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रोफाइल पे। और लीविंग ग्रुप अभी देख रहे थे आप, थोड़ा देख के बता दीजिए कि Cl बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा कि OAT? अरे यार ये देखिए COCl और COOET कौन बढ़िया लीविंग ग्रुप है? क्योंकि ये 2p3p है और ये 2p2p है। सिंपल देखिए, ये अच्छा लीविंग ग्रुप, Cl वाला आंसर हो गया। आगे वाला म्यूट हो गया। जब पहला आंसर आ गया दूसरा जाने जरूरत ही नहीं है। दूसरे का ऐसे बता दे 5 मेंबर ही बनेगी। वो कोई बना ही नहीं पाएगा, एग्जाम में तो बना नहीं पाएगा। हाँ, बाहर की बात मैं नहीं जानता, एग्जाम में अंदर बैठ के तो कोई नहीं बना सकता, ये मेरे से गारंटी ले लीजिए आप। एग्जाम के बाहर देखिए, प्रैक्टिकल बात सुनिए, आप एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि श्लोक याद करके गए हैं तो वो कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक पर टिप्पणी कीजिए, है ये तो बोलता नहीं है, वो तो कहता आंसर बताओ। हाँ, ये बात पक्की है कि अगर कोई मैकेनिज्म से करेगा तो बी पे जाएगा, लेकिन मैं मैकेनिज्म बता ही नहीं रहा आपको। सर ऐसे ही लगा सकते हैं ना, 5 मेंबर प्रेफर होती है, वो नीचे वाले तो वैसे 6 भी प्रेफर होती है। सर ज्यादा तो 5 मेंबर नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा, तुम पढ़े हो इसलिए तुम बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये करोगे ना तो रटने वाली बात आ जाएगी। तुम समझो बात को, तुम्हारे पास बी में जाने का ऑप्शन तभी बचेगा ना जब ए नहीं मिल रहा हो। या तो सारे लाइंस कट गए, OET वाला इसलिए कट गया क्योंकि अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं। अब बताइए इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कहां से नहीं होगी? आप बोलिए कि हमें सर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम कैसे इसको लिंक करें। सवाल बताइए बेटा, अगर मैं ऐसे लिख के दे दूं किसी को, हाइड्रोजन मैंने नहीं दिखाया इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये नेट का पेपर है, एडवांस लेवल का पेपर है। बताइए इसमें हाइड्रोजन थोड़ा दिखाएगा, वो तो बस कार्बन लिख देगा। ये तो आपको भी समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सोचिए अगर इसको लिख के दे दूं तो मैं अगर दूध बेचने वाले से भी पूछूं कि यार क्या किया गया, वो कहेगा भैया इसको हटा के ये जोड़ दिया गया। उसको कुछ नहीं पता कि ये क्या है और इसको क्या बोलते हैं। लेकिन कम से कम ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर H को किसी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के बगल से निकालना है तो वो H एसिडिक होगा, इनोलाइजेबल होगा। मैंने अभी भी आपको बताया किसी भी कीटोन के या किसी भी CO के या किसी भी -R ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के अल्फा पे या sp3 कार्बन पे जिससे डायरेक्ट जुड़ा है, वो अगर उस पे एक भी हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इनोलाइजेबल होता है और बेस के साथ क्या करता है? इनोलेट करता है या कार्बन। समझ गए मेरी बात बेटा? कार्बन का मतलब समझ गए। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर आपने NBULI वाला ऑप्शन क्यों काट दिया? अबे जब हमें बेस चाहिए तो हमारे पास जब 2 ऑप्शन है बेस के, एक न्यूक्लियोफिलिक बेस एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, तो जो ज्यादा बढ़िया बेस होगा वही ले गए आ गए। समझ गए आप मेरी बात? NBULI मैंने क्यों काटा? आपको समझ आ गया बेटा? सर जो वर्ड करे वो तो समझ हाँ, लेकिन मुझे एक्सप्लेन आप पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो आपको कौन कह रहा है एक्सप्लेन करना? मतलब कि आपको देखिए, पहले तो सबसे पहली बात तो आपको अभी उस लेवल पे जाना ही नहीं है क्योंकि आपका लेवल ये अलग है। आप तो चीजों को पढ़े ही नहीं। जो पढ़ा है उसको जाना है उस लेवल पे, और उसको भी इस लेवल पे जाना है कि जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको इसमें से कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं करनी है अपने लिए, दूसरों के लिए। देखिए, पहले खुद के लिए सीखिए। जब आपको लगे जिस दिन के मैंने खुद के लिए अच्छा सीख लिया है तब दूसरों को सिखाइए। आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक को सिखाना थोड़ी नहीं है, आपको खुद के लिए सीखना है। लेकिन खुद के लिए सीखने में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। अभी आपको जो मैं बता रहा हूं अगर आप केवल उसी पे रहेंगे तो आपको कहीं डाउट नहीं आएगा। हाँ, अगर उसको मैं बता रहा हूं उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो पूछिए मेरे से, बिंदास पूछिए, क्योंकि आपको डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है पूरा। ठीक है, मैंने बी की तो बात ही नहीं करी, बी पे गया नहीं, मैंने बी पढ़ाया नहीं गया ना, मैंने बी के बारे में कुछ बताया आपको। जब मैं जो चीज बताया नहीं मैं उससे जाऊंगा नहीं, आंसर तो मिल गया ना आपको। ठीक सर इसमें sp3 और sp3 और sp2 sp3 में जो बताई थी कि ये ज्यादा बढ़िया होता है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला कहना है। हाँ, इसमें से दोनों का जो कंपैरिजन में ऊपर वाला ज्यादा बेटर है। वो अच्छा, वो नहीं समझना है। Cl में 3p ऑर्बिटल होता है, इसमें 2p होता है, तो इस ये बॉन्ड वीक होता है और ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो जो बॉन्ड वीक होगा वो ज्यादा बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा, और जो ज्यादा बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि आप जब इसको इधर लेते हैं ना तो उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाता है। तो इसलिए इसकी वजह से आप कुल मिला के समझिए कि जो ज्यादा बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा वो जल्दी निकल जाए। तो Cl इज बेटर लीविंग ग्रुप, क्योंकि Cl का 3p है और इसका ऑक्सीजन का 2p है। अगर वो आप इनऑर्गेनिक में नहीं क्लियर तो वहां से क्लियर करना है। sp2 sp3 ये सब मुझे क्लियर है। हाँ, तो बस वही sp2 है दोनों, लेकिन Cl इज बेटर लीविंग ग्रुप। ठीक है, पूछ लीजिएगा, अलग से बता दूंगा। चलिए बता दो ना बेटा, क्लियर? मेरा बात समझ में आ गया आपको बात को? चलिए एक और सवाल बताइए फिर इसी बात पे।
ये बताइए आप मुझे, दिसंबर 2015 इस पेपर में बस यही सवाल था। इसके नेक्स्ट पेपर में एक सवाल। बेसिकली आपको सवाल दिखा रहा हूँ विद ऑप्शन, ताकि आपको उसमें डाउट ना आए कुछ। ये ऑप्शन आपके पास होगा तभी आप कर पाएंगे। एक सवाल ये देखिए आप, आपको मैं बताता हूँ कि ये पढ़ा क्यों रहा हूँ आपको, ये सब बेस वाली बात को थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैं चाहता हूँ कभी बेस वाली बात को भी फोकस नहीं कर रहा है। एक सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 102, इनोलेट जब ढूंढना है तो बात की बात है। सवाल देखिए, तो ये सब देखिएगा, मैं काट दूंगा सब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ये 102 है। ये है दिसंबर 2015 है ना। आपको पता है आप कैसे करेंगे इसको। ये जानते हैं आप लोग कैसे पढ़ते हैं? आप लोग ऐसे ही स्टार्टिंग से पढ़ते आए होंगे कि आपको ऐसे लगता होगा जैसे ए पे है दिया है बी, तो बी क्या है, फिर क्या बना है, कैसे बना, ये क्या है, ये क्या है, सब एक एक चीज आप उसको गठर बना के इवैल्यूएट करते हैं। इससे आप ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे हमेशा एक बात हमेशा सभी से पूछिए आप, तो आपको ये बताएगा कि सर जो आपने पढ़ा दिया मुझे पूरा समझ में आ गया, मुझे आ गया, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे नहीं निकल रहे हैं। तो तुम्हारे क्वेश्चन इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि तुम जो है वो सीधे चल रहे हो। मतलब क्वेश्चन में तुमने जंप करना नहीं सीखा, चीजों को स्किप करना नहीं सीखा, इसलिए तुम सीधे चलोगे तो कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे यार। क्योंकि जानते हैं ऑर्गेनिक का जो रास्ता होता है बिल्कुल सकरा होता है, पतला रास्ता होता है, तो कहीं ना कहीं जाके तो फंस ही जाएंगे। कुछ नहीं आएगा तो कुछ कहीं निकल जाएंगे, तो कहीं जाके फंस जाएंगे। अब हमको बताइए, अगर एक मान लीजिए आप सारे लोग हो, इसमें सबसे बढ़िया कौन सा रिएजेंट समझ में आ रहा है? सच्चे सच्चे बताइएगा, छोड़ दीजिए सब कुछ कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े। एक रिएजेंट बताइए जो सबसे बढ़िया समझ में आ रहा है। कौन सा? बताओ कौन सा? हाँ बिल्कुल सही बात, NaH ही एक ऐसी चीज है जो सबसे बढ़िया से समझ में आ रही है। देखिए मैंने ये मार्कर, अब आप अभी देख लीजिए, आप आपके इसमें टेबल में भी लिखा है कि NaH बेस होता है, और आपको पता चलेगा कि ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब केवल बेस की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है भैया? और बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल। एसिडिक हाइड्रोजन किसका निकालेगा बेस के साथ? OH का। इसका मतलब OH पे O- होगा, और OH पे O- होगा, इसका मतलब रिएक्शन इस्तेमाल होगा। इसका मतलब वो सारे ऑप्शन गलत है जिसमें OH है। बाकी सब म्यूट। क्या देख रहे हो यार? क्यों मेहनत करेंगे आप भाई? मेहनत करिए, जब जरूरत हो मेहनत करिए, सब करिए, सब आता है आपको। मान लीजिए सब आता है आपको, आपके पास नंबर मिलना ही इंपॉर्टेंट होता है और सही होना इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपका काट नहीं सकता, चाहे वो ऑर्गेनिक का कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा मैकेनिज्म लगाने वाला हो, कितना भी बड़ा ऑर्बिटल दिखा के बताने वाला आदमी हो, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, सही आंसर को गलत कैसे कोई बता देगा? जो सही है सही है। मैं कह रहा हूं कि मैं मान लीजिए कि किसी को देख के बोलूं कि ये वो नहीं वो है, सपोज कीजिए आपका कुछ नाम है, मैं बोलूं नहीं यार तुम तो हो ही नहीं हो, तो मेरे बोलने से तो बदल नहीं जाओगे। तो वैसे ही सच होता है, सच को कोई बदल नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? ये जरूर बात है कि आदमी आज की डेट में सच जानना नहीं चाहता। आज की डेट में उसको मसाला चाहिए, मसाला विद उसके फ्लेवर डाल दे, उसके ऊपर मूंगफली डाल दे और कुछ डाल दे, थोड़ा ऊपर से स्वादिष्ट होना चाहिए आदमी के लिए। उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उसको मतलब ये बात से है कि हमको पूरा ओवरऑल मजा लेना है, हर तरफ घूमना है, हर तरफ। बताइए मेरी इस बात से कौन जस्टिफाइड नहीं है? बताइए मुझे, बताइए इस चीज को।
वो सब मैं बता दूंगा आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आप कहेंगे तो मुझे बता दूंगा, मैं आपको आपके लिए बता दूंगा, और के लिए मैं नहीं बताऊंगा कुछ, क्योंकि मैं और के लिए सवाल नहीं बता रहा था, क्योंकि इसमें इनोलेट कहीं कुछ नहीं है, इसमें इनोलेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इनोलेट का सवाल नहीं है। लेकिन इनोलेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इनोलेट पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में जान रहे हैं, इनोलेट पढ़ रहे हैं इसका मतलब बेस के बारे में जान रहे हैं, अगर आप इनोलेट पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के बाद न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान रहे हैं, अगर आप न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान रहे हैं तो इसका मतलब ये कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसको इवेल्युएट कीजिए। जैसे ये बेस है तो ये यहां जाएगा तो ये बनाएगा, बनाएगा तो ये रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, तो ये सब कट कर लीजिए, करिए ईजेड सब आपका सब फेल हो जाएगा, यहाँ सब जरूरत ही नहीं ईजेड की। अब आप पूछना चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको, है तो ये विटिक ओलिफिनेशन, विटिक रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। विटिक ओलिफिनेशन एक रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन से ज्यादा एलिमिनेशन है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो PPS3 आप देख रहे हैं ये आपको मैंने बताया है न्यूक्लियोफाइल है। अभी छोड़ दीजिए क्योंकि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, अभी आप लोग जानना चाहते तो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये PPS3 इसके साथ अटैक करेगा, उसके बाद NaH लेंगे तो ये जनरेट करेगा। देखिए पहले ये करेगा, प्लीज अभी इन चीजों पर मैं फोकस नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज आप जो है इस पे फोकस मत करिएगा, मेरे को इससे कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, कोई लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ये ना लगे कहीं से कि सवाल को अगर इस तरीके से करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आंसर आपका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों चीजें होंगी, और अगर आ सकता है तो बहुत ही बढ़िया है फिर उसमें, लेकिन समय तो लगेगा ना, कुछ तो लगेगा समय, अपना हाथ हिलाएंगे, आप कुछ लिखेंगे, रफ वर्क खोलेंगे तो कुछ तो समय लगेगा। चलिए बेस है ठीक, कहां से प्रोटॉन निकलेगा? यहां से जी यहां से निकलेगा, फिर ये इधर जाके ये निकाल देगा, देखिए यही बना है PPS3 पे प्लस और C डबल बॉन्ड। तो एक्चुअली क्या है कि ये विटिक ओलिफिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये सवाल में दो बेस इसलिए लिया गया है कि पहला बेस निकाल के तो आपने ये बना दिया, ठीक यही बनाया ना मैं, देखो पहले, और जब आप दोबारा बेस ले रहे हो तो इसका प्रोटॉन निकाल के इस पे अटैक हो रहा है, और उसके बाद विटिक ओलिफिनेशन होता है। तो बेटा देखिए एक प्रैक्टिकल बात आपको बताओ, या तो फिर पढ़े हो आपको तो पूरा आना चाहिए, एक चीज आना चाहिए, और फिर आप करना आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और नहीं तो फिर छोटी छोटी तरीके अपनाइए। जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे आसानी से आपको क्या दिख रहा है इसमें, तो आपने बोला बेस, हमको सबसे आसान रिएजेंट दिख रहा है NaH यानी बेस। बेस क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है। एसिडिक हाइड्रोजन किसका है? फिनॉल का है, यानी OH का प्रोटॉन रिमूव। OH का प्रोटॉन रिमूव होगा, उसका मतलब रिएक्शन इस्तेमाल होगा, रिएक्शन इस्तेमाल होगा तो कट गया। अब ये कोई मेरे घर का ऑप्शन तो है नहीं बेटा, ये ऑप्शन CSIR ने सेट किया है आपको, नेट के क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन है। तो अब आपके पास जब ऐसे ऑप्शंस हैं तो आप दिमाग ही मत लगाइए, जाइए ही मत किसी चीज पे, कुछ करिए ही मत, सिर्फ आंसर ढूंढिए और उसको सही तरीके से आप प्लॉट कर दीजिए। समझ रहे हैं बात? बाकी मैं इसको अभी बताऊंगा नहीं, इसकी कोई मैकेनिज्म मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये समझ में आपको नहीं आएगा, और आप पढ़े हैं तो आप समझ रहे हैं, ठीक, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे आपको अभी बताने की जरूरत नहीं, मैं केवल ये चीज समझाने के लिए सवाल कर रहा हूं। समझिए मेरी बात को ना। चलिए एक चीज और है, थोड़ा आंसर समझ आ रहा है भाई? चलिए फिर एक और बताइए थोड़ा सा, अभी बताया है मैंने, आपको आंसर बताना है। ये सवाल है दिसंबर 2014, ये है जून में, सर जून इसके बाद ये सवाल बताया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर है 103 का इंग्लिश में ये आपको सवाल इधर से नोट करना पड़ेगा, आंसर उधर मिलेगा। 103 है सवाल, अब सवाल नोट करें प्लीज। The products A and B in the following reaction sequence are 103 है, that will be in जून 2014। खास चीज तो बताई नहीं आपको,
सवाल नोट कर लीजिए प्लीज। सवाल के सामने इतने खड़े हो जाइए बड़े होकर के आपके खुद बोलना लगे आपको सवाल, ये होना चाहिए। इस सवाल के सामने आप चूहा बन गए आप हैं। शेर भी नहीं बनना चाहिए, चूहा भी नहीं बनना चाहिए, दोनों चीजें। पता चला उसके ऊपर जाके बैठ के दिख ही नहीं रहा सवाल आपको। मैं आपको बताऊं, रुड़की में पेपर दे रहा था मैं दिसंबर 2011। तो तब क्या होता था, 15 मिनट का टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, समय पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता था कि आप पेपर पढ़ लो। तो 1:45 पे पेपर मिला, 2 बजे पेपर स्टार्ट होता था, 1:45 पे मेरा पेपर, 2:20 पे मेरा पेपर खत्म। मतलब मेरे को टोटल 20 उधर 15 इधर, ठीक, बस 35 मिनट लगा पेपर करना, पूरा कर दिया मैंने, खत्म हो गया। और वो मेरी जो स्पीड है, वो मेरी स्पीड ऑर्गेनिक में इसी वजह से बहुत तेज है मेरा। मतलब अगर आएगा तो 15 सवाल अगर करना है तो 15 मिनट भी नहीं लगेगा। तो वो चीज़ आना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हम पढ़ लें बहुत सारा, कर ना पाए, तो वैसी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं। नॉलेज लीजिए, बट उसको संभालना भी सीखा जाता है कि कैसे उसको अप्लाई किया जाए। सवाल नोट कर लिया भाई? मैंने 17 बार नेट का पेपर देने के बाद बंद कर दिया कि भैया दे दूंगा पेपर। हाँ नहीं, 17 बार नहीं मैंने कभी गोले फिल किए। मैं पेपर इसलिए देता था कि मैं देखूं कि मेरे को जो पढ़ा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसमें कितना वजन है। बाद में वजन होना चाहिए बेटा इंसान के हमेशा। इस पोडियम पे खड़ा हो चाहे कहीं बैठा हो, अगर कुछ बोल रहा है आपने मुझसे, उसमें वजन होता है। हो सकता है कि आप हमारी चीज़ें बोली हुई आप तक, हो सकता है 90% ही कैरी हो, 80% ही कैरी हो, लेकिन अगर 1%, 10% भी कैरी होगी ना आपके पास, और आपने उसको 20%, 25% अपनी तरफ होल्ड कर लिया, तो जीआरएफ कुछ नहीं है। समझ रहे हैं आप? जीआरएफ का एग्जाम में समझता ही नहीं कुछ होता है। केवल और केवल चाहे गेट हो, गेट का भी बात करिए, गेट 2009 से मैं दे रहा हूँ। मैंने जो है वो 9 बार गेट का पेपर भी दिया है, ठीक है। उसमें से 4 बार मेरा गेट है, 1 बार मेरा 60 रैंक है। और वो केवल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बेस पे है। फिजिकल तो मुझे कम आती है थोड़ा, एप्टीट्यूड तो मेरा कुछ है ही नहीं, आप जानते हैं। इंग्लिश मेरा कुछ है ही नहीं, इंग्लिश में तो मारू ही जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चलता। जाता था, जाता रहा होगा, वाला पढ़ा है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेस पे आपके सारे सही हो गए। नहीं, गलत हुआ। अरे मेरा फिजिकल में कुछ मारा था, सही हो गया था। तो थोड़ा बड़ा आसान तो जानता ही मुझे, थोड़ा कुछ नहीं आता मुझे फिजिकल में। क्वांटम वोंटम नहीं आता भैया, कठिन वाला नहीं आता, तो कठिन वाले फंस गया था। 58 नंबर का मेरा सही था, उसमें से मेरे माइनस होने के बाद 52 थे, 6 नंबर माइनस हो गए थे। नहीं तो मेरी सेकंड रैंक होती, तो मैंने टॉप किया था वो 58 पाया था मैं, 58 से भी ज़्यादा था मेरा, माइनस हुआ था मेरा कुछ नंबर। लेकिन ये बात बहुत फैक्ट है बेटा कि जब तक आपकी स्कोरिंग, और आपको पता है मैंने कोई भी गेट का पेपर मुझे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा करने में, बाकी मुझे आता ही नहीं था। 1 घंटे के बाद जब नहीं आएगा ना गेट के पेपर में आप तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, इतना कठिन होता है पेपर। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया? नोट कर लिया? समझ लिए आप सवाल को? हाँ समझ लीजिए। थोड़ा ऑप्शन, मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं उसके पहले आप प्लीज ए बना के दिखा सकते हैं मुझे? बना दिए बेटा ए तो बना सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें देखो, ये रहा लीविंग ग्रुप, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, और ये रहा मेरा न्यूक्लियोफाइल। अब तुम ये मत बोलना कैसे यूनिट बनाएगा, क्योंकि एलडीए बेस है। और ये रहा कीटोन, कीटोन के पास sp3 पे अल्फा CH है, तो ये क्या बना लेगा? ठीक। और ये मेरा है इलेक्ट्रोफाइल, हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो डायरेक्ट में। लो इस इलेक्ट्रोफाइल को मान लो A, इसको मान लो B, तो ये रहा B और ये रहा A। भाई इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल को जोड़ोगे ना, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करोगे, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया? नहीं सही तो है, सही है ना भाई? ये बनाना देखिए, देखिए सब लोग बता दीजिए यही होगा ना। अब बताइए होगा बेटा, ये इनोलेट समझ में आया आपको? यस तो बस इनोलेट के बाद इलेक्ट्रोफाइल नहीं समझ रहा, आपको BR है ये। यस सर, वो तो आप ब्रेक नेगेटिव चार्ज है, कार्बन टेकर पॉजिटिव। हाँ ठीक है, तो निकाल दीजिए ना इसको, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, जोड़ दिए भाई। अब देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन के बारे में, उसके बारे में फिर मैं बात करूंगा। भाई साहब ने मारा है इसका आंसर, लेकिन अब आप भी देख लीजिए। मिटा देता सर, मिटा दो ना इसको।
देखो 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 ऑप्शन देखो, एक हाई है, इसके अलावा हाई नहीं कोई, देख लीजिए इधर, ये देखिए बी पे बच जाया करिए, कूदे कल ए पे कूदा करिए, बी पे क्यों कूद रहे हैं? लीजिए है तो नहीं कहीं है, सब पढ़ के देखिए लाइन से। अब आपका मन है तो जाइए बी, आपको लगता है कि आप फ्री हैं और चाय पीने गए एग्जाम में है तो जाइए, नहीं तो जरूरत है आंसर। कुछ लोग होते हैं जो 4 नंबर में सेटिस्फाई नहीं होते तो उनको 8 नंबर चाहिए इसीलिए वो आगे जाते हैं। तो जब 8 नंबर के लिए आगे जाते हैं वो, तो उनका 4 नंबर भी नहीं आता है और फिर 5 नंबर दे के आते हैं। जैसे मैं कभी पेपर में निकलते तो मैं पूछता था, जैसे पेपर देने गया तो आपको पता है मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं सेव बना के जाता था बिल्कुल बढ़िया। तो मैं बहुत ही मेरी कम उम्र लगती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा अच्छा आ गया पेपर देने के लिए, सबके बराबर लगता था मैं, मतलब कोई उसमें ज़्यादा बड़ा छोटा ना दिखे। तो जब पेपर लेके मैं निकलता था तो मैं पूछता था, तो आपका पेपर कैसा हुआ? अरे मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, मैंने 35 क्वेश्चन कर दिया, पार्ट सी में 25 करने होते हैं, मैंने 35 कर दिए। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा कि आपने 35 क्यों कर दिए, 25 ही तो किए करने होते हैं। बोला आ रहा था मुझे। तो वो 10 क्वेश्चन करने में अगर आपको 10 मिनट भी लगा होगा तो आप 10 मिनट के हिसाब से गधे हैं। 10 मिनट क्यों समय खराब किया आपने, बी में चले जाते ज्ञान देने के लिए है। फिर मैं पूछता था आपने किस कोचिंग से किया है, तो बताते थे मैंने यहाँ से किया है, मैंने वहां से किया है, तुम्हारा कैसा हुआ? तो मैंने कहा मेरा ठीक हो गया, मेरा ठीक है। और ये तब की बात थी जब मैं पढ़ाता था, समझ रहे, 2015-2016 तक की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। देखिए कि अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा समय का, उसको मत करिएगा। आगे जाने की जरूरत है आपको, तो वो इस इनोलेट के थ्रू अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, अभी मैं बता दूंगा आपको। वाकर ऑक्सीडेशन है आगे, भी वाकर सूजी ऑक्सीडेशन, वाकर ऑक्सीडेशन भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये इतना समझ में आया आपके? हाँ, इसको मैंने बनाना भी बता दिया आपको, ठीक है। कुछ सवाल आपको मैंने दे दिए। अब ये पार्ट आपका खत्म हो गया, अब आप एक हेडिंग डाल लीजिए। समझ में आ गया बेटा? और भी बहुत सारे सवाल हैं, उनको मैं कंटिन्यू करूंगा। आप एक अगली हेडिंग डाल लीजिए। समझ में आ गया? मैंने सारे पेपर के सवाल भी दिखा दिया आपको, कुछ आपको ऐसे भी करा दिए। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत वाजिब सवाल है। तुमको लगता है कि लो टेम्परेचर पे -78 पे कोई बेस यूज किया जाए तो 2 बार जुड़ जाएगा? जैसे आपको एलडीए के साथ काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस लिखा है लो टेम्परेचर बेस, आपको लगता है कि -78 पे 2 बार आप इनोलेट बना के 2 बार इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं? आप बताइए, बताओ। -78 समझते हो? -78 का मतलब शायद नहीं समझ पाओगे, थोड़ा बड़ा इनसे पूछो, माइनस का जानते होंगे, इनकी तरफ पता है माइनस का टेम्परेचर क्या होता है। माइनस के टेम्परेचर पे आप एक बार रिएक्शन करा सकते हो, दोबारा नहीं करा सकते बेटा। सो एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। एलडीए इज अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस and all kinetically controlled base never give again inolate formation after the first reaction। हाँ, अगर एलडीए दूसरी बार लिखा होता तब तुम निकाल सकते थे, लेकिन दोबारा लिखा है, इसमें एक ही बार तो लिखा है एलडीए। तो ये ज्यादा जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाना है, इसको बोलते हैं। इसको मतलब है कि वो कह रहा है कि तुम दिमाग ए लगाओ, तुम लगा रहे हो बी, ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि एलडीए इज अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस। लीजिए अगर लिखना चाहे तो प्लीज नोट कर लीजिए। सर पॉसिबिलिटी तो दोनों साइड है, दोनों साइड की कम से कम, नहीं उसको एक जगह, हाँ दोनों सेम है बेटा, सेम है, दोनों हाइड्रोजन सेम है दोनों तरफ के। देख लें यहाँ से, लिख लीजिए ऑल द काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस, ऑल द काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस can be used only in controlled manner। controlled manner, so it can give only one inolate reaction, so it can give only one inolate reaction। ओके, समझ आ गया? चलिए भाई, ये हो गया बेटा। अब आप एक हेडिंग डाल लीजिए, स्पेसिफिक इनोलेट एंड इनॉल डेरिवेटिव।
specific enolate and enol derivative used in organic synthesis. Specific enolate और enol derivative ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, स्पेसिफिक इनोलेट और इनॉल डेरिवेटिव, एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड और में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं आपको ऑब्लिक करना चाहता हूँ, दोनों पे फोकस करूँगा। यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हिंदी में लिख लिया करिए, इंग्लिश में ना आए तो यार, कोई जरूरी है कि आपको पूरा सब चीज इंग्लिश में ही लिखना है। देखिए ये मेरे को बात समझ में नहीं आती है यार, आप अपने लिए लिखते किसी और के लिए लिखते हैं, तो हिंदी में लिखते हैं, बांग्ला में लिख लेते हैं यार लोग, यहाँ पे बांग्ला में लिख लेता है। एक स्टूडेंट था मेरा, अभी आएगा, आपको मिलवाऊंगा उससे, बांग्ला में लिख लेता था। बोला सर हमको इसमें ज्यादा बढ़िया समझ में आता, तो मैं लिख लेता हूँ। आपको जिसमें समझ में आया उसमें लिखिए, बस आपको ये छोटा मोटा आपको जो डाउट है वो उसको तुरंत लिख लिया करिए वहां पे, भाई ऐसा क्लियर किया था, हमको दोबारा पढ़ने में आपको क्लियर रहे हो कि डाउट ना आया। ठीक है, चलिए इसको मैं स्टार्ट करूंगा। यही मैंने बोला था आपको कि सिस्टमेटिकली पूरा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। सवाल बेटा मैंने बोला जो कि मैं सवाल उठाना चाहता हूं, तो सवाल मैं ऐसे उठाऊंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता सकता हूं उतना मैं आपको सवाल करवाऊंगा, ज्यादा सवाल पे मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, आप एक काम करिएगा, थोड़ा बीएड का पेपर अपने पास ले आइएगा, ठीक, हर दिन ले आइएगा, और मैं आपको इस जो अपकमिंग वीकेंड आ रहा है, मतलब सैटरडे वाला टाइम, उसमें फिर मैं आपको सवाल बताना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको ऐसे पढ़ना है, ये सारे बेस हैं, इनको रीड करते रहिए, देखते रहिए, याद मत करिए, रीड करते रहिए, और इनमें जो सारी कैटेगरी लिखी है 6 उनको भी रीड करते रहिए, और मैं आपको ये बेस इतनी बार यूज करवाऊंगा कि अपने आप याद हो जाएगा। स्टार वाला हाँ, स्टार मत स्टार दे, स्टार का मतलब किसका, वो बिहेवियर पता नहीं, तो जो पता नहीं हमको है तो पूछा नहीं जाएगा, चिंता मत करिए, वो बिहेवियर उसमें लिया नहीं जाता। हाँ मैं दे दूंगा, वो तो मैंने आपको दिया। देखिए मैं एक बात समझ लीजिए, बेस, एसिड, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा सिंबल कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बेस का शीट दिया हूं, एक एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल की शीट दिया मैंने, इसी तरह से मैं आपको न्यूक्लियोफाइल और एसिड और लुईस एसिड की भी शीट दूंगा। मैंने कुछ एसिड आपको उस दिन लिखा दिए थे, लेकिन लिखाने से काम नहीं चलेगा, बार बार मुझे उसको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो मैं आपको उसकी शीट दे दूंगा, वो बार बार आप देखते रहिएगा उन रिएजेंट्स। ठीक, एग्जांपल इसके अलावा करने पड़ेंगे, अभी बहुत एग्जांपल कराएंगे, से भी बता दूंगा, मैंने आया बोला जैसे